हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450। आज हम लोग देखेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। सो फर्स्ट थिंग कि ये टॉपिक क्यों। ओके। तो अभी आपको पता है कि जापान ने उसके यहाँ पर जब सुनामी आया था तो उसका फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ था, राइट। तो उसी का जो रेडियो एक्टिव वाटर था उसे उसने अभी रिलीज कर दिया है ओशन में। ओके। और चाइना ने इसी वजह से जापान से आने वाले सी प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है हमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इनके साथ क्या इश्यूज है। और क्योंकि न्यूक्लियर पावर तो हमें जरूरी है, ओके। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन की तो वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल सोर्सेज, राइट। तो सोलार हो जाता है एक हमारा, दूसरा विंड है। बट द थिंग इज कि दीज आर नॉट 24/7। ओके। ये 24/7 आपको एक रिलायबल पावर सप्लाई नहीं कर सकते। ऑलराइट। तो हमें अल्टीमेटली न्यूक्लियर की तरफ तो जाना पड़ेगा। ओके। और इसका प्रोडक्शन इंक्रीज ही करना होगा। बट इसके साथ काफी सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। सेफ्टी का इशू, कॉस्ट का इशू, टाइम, इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, कई कई साल लग जाते हैं प्लांट सेटअप करने में, ठीक है। वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और क्योंकि अभी इसका एनर्जी मिक्स हमारे इंडिया के एनर्जी मिक्स में हार्डली 2.6% शेयर है न्यूक्लियर पावर का। ओके। तो हमें इसको भी इम्प्रूव करना है। और जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ये सब और ज्यादा बढ़ रहा है तो वैसे ही उसी तरीके से हमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर रिक्वायरमेंट और बढ़ती जा रही है। लाइक हमारे आज 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है, तो चलेगी किस पे? अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक पावर पे। ओके। तो सब कुछ तो आप कोल बेस्ड फायर प्लांट से नहीं जनरेट कर सकते ना। और ना ही रिन्यूएबल्स यानी कि विंड और सोलार पे रिलाई कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट 24/7 सप्लाई। सो अल्टीमेटली हमें न्यूक्लियर की तरफ आना पड़ता है। बट न्यूक्लियर में जिस तरह के सेफ्टी इश्यूज आते हैं तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? तो हाँ, इसका ऑल्टरनेटिव पे वर्क कर रही है दुनिया। दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ओके। तो क्योंकि ये फुकुशिमा न्यूज में है इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कभी तो न्यूक्लियर एनर्जी और उसमें जो न्यूक्लियर प्लांट के साथ प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वालों के, और उसका ये ऑल्टरनेटिव एसएमआर, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर 23 एज वेल एज 24, इसलिए हम आज इस पर एक सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। देखिए, अब पेरिस क्लाइमेट के जो गोल हैं, पेरिस एग्रीमेंट के, प्लस हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, स्पेशली गोल नंबर 7, ठीक है। ये सब किसकी बात करते हैं? दे टॉक अबाउट एनर्जी सप्लाई ट्रांजिशन। और एनर्जी सप्लाई ट्रांजिशन से आपका मतलब क्या है कि हमें जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, हमें उससे शिफ्ट करना है एक क्लीन इकोनॉमी की तरफ। ऑलराइट। और उसके बाद इंडिया ने अपना टारगेट भी क्या सेट किया है कि हमें नेट जीरो बनना है बाय 2070, राइट। ये गोल है हमारे पास। तो मैंने आपको ये बता दिया कि रिन्यूएबल्स में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ठीक है। पहली शॉर्टकमिंग की उसका 24/7 रिलायबल नहीं है वो, ठीक है। और दूसरी की इनका ग्रिड के साथ इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और एक ग्रिड इंटीग्रेशन मुश्किल होने की वजह से काफी सारे ट्रांसमिशन लॉस हो जाते हैं इसमें। राइट। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर की बात। तो न्यूक्लियर पावर के जो बेनिफिट है उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इसका ग्रिड के साथ इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। तो पावर ट्रांसमिशन लॉस जो होते हैं हमारे वो कम होते हैं कंपैरेटिवली। ऑलराइट। ये ग्रिड इंटीग्रेशन की जो कॉस्ट आती है वो भी काफी कम होती है। दूसरा, 24/7 रिलायबल पावर प्रोवाइड कर सकता है आपको न्यूक्लियर पावर। ऑलराइट। तो ये बात यहां तक समझ में आई। ओके। अब देखते हैं कि जो कन्वेंशनल प्लांट्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है और जिनको ओवरकम करने के लिए हम स्मॉल रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला उनके साथ प्रॉब्लम है उनका जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड से मतलब है कि अगर आज हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो वो अपने रनिंग फेज में आते आते कई साल निकल जाते हैं। ओके। 5-5 साल, 3 से 5 साल निकल जाते हैं आपके उसे ऑपरेशनलाइज करने में। ऑलराइट। तब तक तो काफी मतलब आपकी कह सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी है वो और बेटर हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है। ऑलराइट। और क्योंकि जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है इस वजह से कॉस्ट एंड टाइम ओवररन होता है आपका। कॉस्ट एंड टाइम ओवररन।
राइट। नेक्स्ट इज कि अगर प्लांट लगा भी लिया तो रिलायबल यूरेनियम दैट इज फ्यूल सप्लाई वो बहुत मुश्किल है। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान से लेते हैं। राइट। नेक्स्ट इज क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर, ओके, 4,000 मेगावाट तक के होते हैं, तो अल्टीमेटली आपको काफी सारा लैंड एक्वायर करना पड़ता है। और इंडिया में लैंड एक्वायर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, अगर आज हमारा स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है मुंबई अहमदाबाद वाला, अगर वो डिले चल रहा है ना, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है लैंड एक्विजिशन बहुत डिले के साथ हो रहा है उसमें। ओके। नेक्स्ट है कि इसके साथ सेफ्टी इशू बहुत आते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो स्पेंट फ्यूल है, वो बहुत ज्यादा निकलता है, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना सेफली वो बहुत बड़ा टास्क है। तो आप सोचिए कि सुनामी कब आया था जापान में, 2011 के आसपास, और वो अब तक उस रेडियो एक्टिव वाटर जो था उसका उसको होल्ड किए हुए था, अब जाके उसने रिलीज किया उसे। ओके। तो यहाँ पे स्पेंट फ्यूल को सेफली डिस्पोज करना अपने आप में एक इशू है। ठीक है। और भी कई तरह के सेफ्टी इशू होते हैं, और उसी में से एक है जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, स्पेंट फ्यूल को डिस्पोज करना बहुत रिस्की है। ठीक है, इसलिए चाइना बहुत अगेंस्ट था जब जापान इस रेडियो एक्टिव वाटर को रिलीज कर रहा था ओशियन में। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो पहले तो आपको ये हाईलाइट करना जरूरी हो जाता है कि इनमें प्रॉब्लम क्या है और कैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का सॉल्यूशन बनेंगे। Anyway, चलिए आगे बढ़े। तो अब जानते हैं कि ये जो स्मॉल रिएक्टर्स हैं ये क्या हैं हमारे, ये किस तरीके से हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो पहले तो इसका पूरा नाम है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इस नाम को ब्रेक कीजिए, आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। स्मॉल यानी कि जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके हार्डली फ्रैक्शन बराबर, बहुत छोटे। ठीक है, बहुत छोटे। हार्डली आप कह सकते हो कि IAEA, ठीक है, जो इंटरनेशनल बॉडी है, उसने डिफाइन किया है कि स्मॉल रिएक्टर 30 से लेके 300 मेगावाट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उन प्लांट्स को कहते हैं स्मॉल। ओके, इनकी जनरेशन कैपेसिटी होती है 30 to 300 मेगावाट। मॉड्यूलर, यहाँ पे मॉड्यूलर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे मॉड्यूलर से मतलब है कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी जो प्लांट्स लगते हैं उनमें आप लाइए और असेंबल करते रहिए कई कई दिन तक, ठीक है, इतना बड़ा प्लांट होता है। इस ये प्रॉपरली फैक्ट्री से ही असेंबल होके आ सकता है। और ये ट्रक पे, मैं छोटे ट्रक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो बड़े ट्रक्स होते हैं जिन पे बड़े बड़े कंटेनर्स ले जाए जाते हैं, बॉयलर्स वगैरह, ये फैक्ट्री से असेंबल होके एज इट इज आप ला सकते हो, सीधे लैंड पे लगाइए और पावर जनरेशन शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, सो दे आर फैक्ट्री असेंबल्ड रिएक्टर, यानी कि इट विल हार्नेस न्यूक्लियर फिजन। ऑलराइट, तो किसी भी वर्ड को आप ब्रेक कर लीजिए, आप उसकी डेफिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अब अगर आप सोचें कि अभी वर्ल्ड में सिर्फ ये पेपर पर है, तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ओवर अराउंड 80 SMR अंडर डेवलपमेंट में है। ठीक है, डिफरेंट फेजेस में। तो वर्ल्ड इन पे काम कर रहा है और कुछ ऑपरेशन स्टेज पर भी पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, तो वर्ल्ड इस पे काफी काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ है नहीं। ठीक है, तो पहले तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रेजेंट न्यूक्लियर वालों में जो ये ये जो प्रॉब्लम्स है ये, और दूसरा कि ये SMRs होते क्या हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम आ जाते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो मोस्टली हमें 6 टाइप्स के मिलते हैं। फर्स्ट है लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMR। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें आप दोनों तरह के यूज करते हो। लाइट वाटर रिएक्टर, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ओके, यहाँ पे आप लाइट वाटर रिएक्टर भी यूज कर रहे हो एंड प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर भी यूज कर रहे हो। मैं इनके फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इतने नाम तो सुने ही होंगे एटलीस्ट। ओके, लाइट वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, एंड जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ये ऑन लैंड एप्लीकेशन पे यूज होते हैं। ओके, लैंड पर। right? दूसरा है मराइन बेस्ड वाटर कूल्ड SMR। सेम है पिछले वाले की तरह ही, बस ये मराइन एनवायरनमेंट में यूज होता है। ओके। नेक्स्ट इज हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड, दैट मीन्स यहाँ पर वाटर नहीं, यहाँ पर गैस यूज की जा रही है फॉर कूलिंग।
ओके। एंड इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत हाई हीट जनरेट करके देता है आपको, ऑलमोस्ट मोर देन 750 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। और दैट मीन्स कि काफी एफिशिएंटली ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो दिस इज बेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लिक्विड मेटल cooled fast neutron spectrum SMR. This one is actually it is based on fast neutron technology, जो कि उसके नाम से क्लियर है, इट इज बेस्ड ऑन फास्ट न्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी। ओके। और यहाँ पर काफी डिफरेंट तरह के कूलेंट यूज किए जाते हैं, किसी एक पे रिलाई नहीं करता है, वाटर पर या गैस पर। यहाँ पर डिफरेंट कूलेंट ऑप्शंस होते हैं इनके पास, जैसे हीलियम गैस भी यूज कर सकता है, सोडियम यूज कर सकता है, ओके, लेड को भी यूज कर सकता है, या लेड एंड बिस्मुथ का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है। ठीक है, दिस इज लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर एसएमआर। ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन मॉल्टन फ्लोराइड। मॉल्टन फ्लोराइड कह लीजिए या फिर क्लोराइड सॉल्ट कह लीजिए, क्लोराइड सॉल्ट एज कूलेंट। ठीक है, ये जितने भी क्लासिफिकेशन है ये सब में डिफरेंस बस कौन सा आप कूलेंट यूज कर रहे हो उसी का है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो रिएक्टर। ये सबसे छोटा होता है, ओके, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, हार्डली कहीं 10 मेगावाट तक का। ठीक है, वेरी स्मॉल। एंड इसमें कूलेंट यूज होता है लाइट वाटर। ठीक है, हीलियम भी यूज कर सकते हैं हम, मॉल्टेन सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, एंड लिक्विड मेटल भी यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको किसी एक चीज पर रिलाय नहीं करना पड़ रहा है फॉर कूलेंट पर्पस। ओके, आप इसको आप सोच सकते हो कि इतने छोटे माइक्रो रिएक्टर टाइप के हैं तो इनका क्या यूज है। इनका यूज है बिल्कुल, अब इमेजिन कीजिए कि किसी सिटी का पूरा मेट्रो नेटवर्क को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ओके, अगर वो खुद ही अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि हमें सिर्फ मेट्रो ही रन करनी है यहाँ से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो सिर्फ इसी तरह के स्मॉल प्लांट्स लगाएंगे और अपना मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनलाइज करते रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली वो थोड़े इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट से या इस पर इसका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, तो वो अपने फेयर्स वगैरह अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी जनरेशन कॉस्ट आ रही है, मेट्रो को रन करने में क्या कॉस्ट आ रही है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि वर्ल्ड ओवर अभी कहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो दो जगहों पर यूज हो रहा है। फर्स्ट है एक तो रशिया में, रशिया में रिएक्टर का नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। राइट, ये फ्लोटिंग पावर प्लांट है। ओके, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूज में भी था कुछ टाइम पहले, अभी रिसेंटली तो नहीं, शायद 1 साल पहले था। अगर कभी आपने देखा होगा, पहले से प्रिपेयर करे तो आपको सुना होगा ये नाम। ओके, दूसरा है चाइना में। अभी तो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन ही किया है इन्होंने, STRPM डिमॉन्स्ट्रेशन SMR। और तो ये दो एग्जाम्पल है जो आप कोट कर सकते हो कि ऐसा नहीं है ये सब बातें हवा में ही हो रही है, इन पे काफी तेजी से वर्क भी चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है इनके बेनिफिट्स, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि अच्छा छोड़िए उसको, उतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, उतना डेप्थ में जाएंगे तो फोकट आपको बोरिंग लगेगा टॉपिक, और शायद वो उस वे में पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में आपसे। जनरली इनके कंपैरिजन बेनिफिट चैलेंजेस ही पूछे जाते हैं, तो हम अपने आप को वहीं तक लिमिट रखते हैं, ज्यादा नॉलेज के पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, अडेप्टेबल है, दैट मीन्स कि ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता है जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है उनको। ऑलराइट, और स्केलेबल का मतलब होता है इट कैन सप्लाई अपॉन की कितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई, इट कैन सप्लाई मोर और लेस पावर। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि इनको आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। आपने एक बार स्विच ऑफ कर दिया तो स्विच ऑन होने में, वापस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत टाइम लेंगे। ओके, तो ये स्केलेबल भी है एंड अडेप्टेबल भी, तो ये एक अच्छी बात है इनकी। ओके, सॉरी, स्केलेबल एंड अडेप्टेबल। ठीक, नेक्स्ट बेनिफिट है इनका जो डिजाइन है काफी कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से क्या बेनिफिट होगा, इट विल रिक्वायर लेस लैंड। ओके, हमें कम लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो वो जो डिले होता था, कॉस्ट ओवररन होता था, टाइम ओवररन होता था, उस चैलेंज को ये बेटर हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज रिफिलिंग इंटरवल।
जो आपके कन्वेंशनल पावर प्लांट है उनको हर 3 से सॉरी उनको हर एक से 2 साल में रिफ्यूल करना पड़ता है हमें, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है कि आपको 3 से 7 साल में एक बार रिफिलिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक बेनिफिट है। और दूसरा, इवन कुछ प्रोजेक्ट्स में तो ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि ये ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक रन कर सकते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग। ओके, तो आप सोचिए कि इसका जो वेस्ट होगा उसको हैंडल करना कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाएगा ना। एक तो रिफ्यूल भी हमें बहुत कम करना पड़ रहा है 3 से 7 साल में एक बार, और दूसरा कि कुछ ऐसे रिएक्टर हैं जो ऑलमोस्ट 30 साल तक रन कर सकते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेफ्टी फीचर्स। तो यहाँ पे काफी सारे पैसिव सेफ्टी फीचर्स यूज किए गए जैसे फॉर एग्जांपल कि ये अगर कोई सपोज कुछ अनकंट्रोल हो गई चेन रिएक्शन, ठीक है, तो ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ भी अनकंट्रोलेबल होती है फिशन रिएक्शन तो इट विल बी स्विच ऑफ ऑन इट्स ओन। ओके, अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। तो आप लिख लीजिए उस पॉइंट को भी, इट कैन शट डाउन अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। राइट, मैं सिर्फ आपको एक एक पॉइंट ही दे रहा हूँ इसके बेनिफिट्स में, क्योंकि आपको उतना ही आंसर में लिखना होता है, 10 मार्कर हो चाहे 15 मार्कर हो। नेक्स्ट इकोनॉमिकल है, क्यों? क्योंकि छोटा है तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें लो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी जो कि आप इजीली मोबिलाइज कर सकते हो। राइट, ज्यादा हाई कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद रिन्यूएबल एनर्जी। ऑलराइट, इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये हमने देख लिए बेनिफिट्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैलेंजेस पर। ठीक है, अब मैंने आपको कई तरह के क्लासिफिकेशन बताए ऊपर, राइट। दैट मीन्स कि विद इन दिस एसएमआरबी हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पर, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर साइमल्टेनियसली वर्क चल रहा है। तब उससे होगा क्या कि ये लोग अभी से यूज से पहले ही ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी भी टेस्ट कर रहे हैं इसके साथ साथ। तो इससे ये होगा कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को उसके फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा एक ना एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। क्योंकि हमें कोई भी इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर अचीव करनी है, यानी कि हमें उस चीज को थोड़ा बड़े लेवल पर यूज करना है। ठीक है, मैंने आपको सुबह भी अपने इंडियन एक्सप्रेस में एग्जांपल दिया था ना, जैसे अगर आप किसी कोचिंग में बुकलेट प्रिंट कराते हो, आप एक बुकलेट कराओगे वो 100 रुपीज कॉस्ट जाएगी। लेकिन जब आप 1000 बुकलेट प्रिंट कराओगे एक साथ तो कॉस्ट कम आएगी, 40 से 45 रुपए, राइट। तो वैसे ही होता है कि जब जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी की चॉइसेस आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइजेशन लेवल तक यूज नहीं कर पाओगे। राइट, और फिर क्योंकि ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो तो ये एक रेगुलेटरी चैलेंज भी क्रिएट करेगा रेगुलेटर के लिए। ऑलराइट, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के साथ साथ अलग अलग सेफ्टी इश्यूज आएंगे, तो फिर रेगुलेटरी चैलेंज क्रिएट होगा ये। नेक्स्ट है फाइनेंस। अब देखिए, इस प्लांट को लगाने में तो कैपिटल कॉस्ट कम आएगी, वो अपनी जगह है, बट अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया था कि इसे फैक्ट्री में ही असेंबल किया जा सकता है। तो दिक्कत ये है कि वो जो फैक्ट्री यानी कि फैब्रिकेशन यूनिट, वो जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनाएंगे ना, उसके लिए आपको बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए पहले। ऑलराइट, तो उस फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप करने के लिए बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो दिस इज अनदर चैलेंज। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। क्योंकि देखिए ये एक नई टेक्नोलॉजी, ये इनोवेटिव है, सो इट विल बी डिफिकल्ट, सॉरी, इट विल बी इट विल बी डिफिकल्ट to accommodate in existing regulatory yeah existing you can say licensing process, difficult to accommodate in existing licensing process। और तो आपको इसके लाइसेंस के लिए अलग से पॉलिसी बनानी होगी। एंड एक और प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट है चाहे ऑफिसर्स कह लीजिए, दे हैव दैट लैक ऑफ एक्सपीरियंस। उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि इसे किस तरीके से रेगुलेट करना है, क्योंकि ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। सो देयर इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस विद इनोवेटिव डिजाइंस। ओके, डिजाइंस अलग हैं, सेफ्टी, इनके लिए क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज आएगा सामने गवर्नमेंट के। रेडियो एक्टिव वेस्ट,
अब कम जनरेट हो या ज्यादा जनरेट हो, रेडियो एक्टिव का तो एक छोटा सा डोसेज भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो अल्टीमेटली स्टोरेज एंड डिस्पोजल के का चैलेंज तो यहां भी रहेगा, कम रहेगा कंपेयर टू दोज बिग प्लांट्स, बट रहेगा तो जरूर। नेक्स्ट इज पब्लिक परसेप्शन। ये पब्लिक का परसेप्शन ऐसा है कि दिस न्यूक्लियर प्लांट दे आर ऑलवेज प्रोन टू डिजास्टर, ओके, दे आर डेंजरस। इस परसेप्शन को चेंज करना भी जरूरी है, और ये चेंज होता है एक प्रॉपर पब्लिक पॉलिसी या डेटा उनके सामने रख के, कि देखिए वर्ल्ड ओवर इतने न्यूक्लियर प्लांट हैं, हार्डली आज तक सिर्फ 2 ही बड़े डिजास्टर हुए हैं, वो भी ऑलमोस्ट पिछले 100 सालों में। तो उसकी वजह से आप ऐसे रोकिए मत अपने अपने फायदे, अपने बेनिफिट्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके डेवलपमेंट के लिए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट को इसके लिए क्या रेगुलेटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक एक्ट है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ठीक है, यानी कि पूरा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। पर ये छोटे प्लांट्स हैं, इन्हें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमें इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अमेंड करना होगा टू अलाउ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, टू अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू सेट अप एसएमआर, राइट। ओके, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए सपोज, ओके, अगर कोई प्राइवेट कंपनी मेट्रो प्रोजेक्ट रन करना चाहती है, या प्राइवेट ट्रेन भी रन करना चाहती है, जिसकी अब बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तो उस तरह की चीजें भी करना चाहती है, तो आप अपना खुद का छोटा प्लांट लगा लीजिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप अपने हिसाब से अपनी कॉस्ट डिसाइड कर लेना। ठीक है। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ जरूर कीजिए, बट द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, क्योंकि ये तो यूज हो सकता है ना बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, तो द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एज वेल एज रेडियो एक्टिव वेस्ट, दिस मस्ट लाई विद गवर्नमेंट। ओके, आप अपने अपने प्लांट में यूज कर लिया फ्यूल, जो स्पेंट फ्यूल है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वो आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दीजिए, वो डिस्पोज करेगी इसे। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट ये पब्लिक की सेफ्टी की बात आ जाती है, तो यहाँ पे आप प्राइवेट प्लेयर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इज, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की जरूरत है, वो भी एक्सपर्ट्स के साथ जो समझते हो इस टेक्नोलॉजी को और इसके सेफ्टी फीचर्स को, कि किस तरह से रेगुलेट करना होगा। ऑलराइट, एंड जैसे कि हम लोग पॉइंट्स हमेशा लिखते ही हैं पॉलिटी के हर टॉपिक में, यानी कि दिस रेगुलेटरी बोर्ड क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट, एक्सपर्ट्स होने चाहिए इसमें, ओके, एंड यहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कि गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्प्रूव पब्लिक परसेप्शन, या आप कह लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि यही करता है ना पूरा इसका काम। तो डीएई मस्ट इम्प्रूव पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन। देखिए, अगर न्यूक्लियर एनर्जी के या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के सबसे बड़े सपोर्टर कोई थे, तो वो डॉक्टर कलाम थे। ओके, क्योंकि उनका स्ट्रांगली मानना था कि इंडिया की जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ही मीट कर सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी या कोल से बनने वाली एनर्जी नहीं कर पाएगी। ओके, तो वो सबसे बड़े सपोर्टर थे इसके। तो ये हमने देख लिया कुछ रेगुलेटरी जो चेंजेस लाने चाहिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, तो सबसे पहले तो फाइनेंस अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। आपने एक टर्म सुना होगा ना, लो कॉस्ट फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, राइट। वर्ल्ड ओवर ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, क्योंकि आप इनोवेटिव या कह लीजिए कि क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए जो फंड रेज करते हैं उसको कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ओके, तो लो कॉस्ट फाइनेंस के लिए ग्रीन बॉन्ड्स इशू की जा सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इन प्लांट्स को रन करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सनल चाहिए। अगर यही नहीं हुए आपके पास अच्छे इंजीनियर जो इसको डिजाइन कर सकें, ठीक है, या इसकी टेस्टिंग प्रॉपर कर सकें, या आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन करना कोई एक लेमैन का काम तो है नहीं कि कोई भी इंस्पेक्टर गया और इंस्पेक्ट कर लिया, नहीं, आपको प्रॉपर स्किल्ड पर्सनल चाहिए इसके लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए, इसका कंस्ट्रक्शन भी हर कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज और क्या कर सकते हैं, तो आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, राइट, कोलैबोरेशन विद एकेडमिक्स या दूसरी कंट्रीज के साथ, या फिर आईएईए के साथ। ठीक है, तो ये आपका कह लीजिए आपका वे फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, बाकी तो सब बातें मैंने ऊपर आपको बता ही दी थी कि इसके बेनिफिट क्या है, पुराने वाले में क्या दिक्कत है और क्यों हमें करना चाहिए। ओके, प्लीज ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि प्रेजेंट वाले प्लांट्स के साथ क्या दिक्कत है, तो उनमें ये सारी दिक्कतें हैं।
ओके, हमने कितनी देखी है, 1 2 3 4 5 6, काफी है 6 पॉइंट्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप उसको elaborate कर ही सकते हैं अपने सेंटेंस में, ठीक है। इसमें मॉड्यूलर रिएक्टर जिनकी कैपेसिटी 30 से 300 मेगावाट तक होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा 6 टाइप का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लासिफिकेशन, ये मैंने सिर्फ आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। कौन सा कूलेंट यूज हो सकता है या क्या हो सकता है, और ये सब न्यूज आर्टिकल में जब आए थे तब इस तरह से ये कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चन उसने दिए हैं। इनमें से मिनरल, मेजर मिनरल कौन सा है, माइनर कौन सा है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। तो उसी तरीके से वो पूछ सकता है आपसे कितनी तरह के कूलेंट यूज किए जा सकते हैं रिएक्टर्स में। तो हीलियम एक कूलेंट है, सोडियम एक कूलेंट है, लेड बी या लेड बिस्मुथ का कॉम्बिनेशन भी, वाटर तो ऑफ कोर्स अभी भी होता ही है यूज, ठीक है। उसके बाद मोल्टेन सॉल्ट यूज किया जा सकता है, लिक्विड मेटल यूज किया जा सकता है, ठीक है, मोल्टेन फ्लोराइड, क्लोराइड सॉल्ट। तो ये आपको प्रीलिम्स में बाउंसर ना दे दें, इसलिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है। याद रह जाए ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपको बेनिफिट्स याद रखने हैं, और बेनिफिट्स के बाद चैलेंजेस, और इसके लिए लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस क्या करने होंगे हमें, अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड। ये पॉइंट जरूर मेंशन करना प्लीज। स्किल्ड पर्सन अगर आपके पास नहीं है तो ये टेक्नोलॉजी को आप सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। Okay, so okay, that's it from my side. Hope you like the lecture, and please do give your comments, okay, if you like it. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.